हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो हो आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। जो उड़ने का शौक़ रखते हैं वो कभी गिरने का खौफ नहीं रखते। दोस्तों, आइए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। शिवाजी के द्वारा अपनाया गया छापामार युद्ध का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जो ये छापामार युद्ध है इसको हम लोग एक और युद्ध के नाम से जानते हैं, गुरिल्ला युद्ध। ठीक है दोस्तों, और शिवाजी के द्वारा यह अपनाया गया था और इसका जो जन्मदाता है वो मलिक अंबर को कहा जाता है और ये महल अहमदनगर के मलिक अंबर को माना जाता है। महाराणा प्रताप छापामार युद्ध का भारत में प्रथम उपयोगकर्ता थे। जो प्रथम उपयोगकर्ता थे वो छापामार युद्ध के महाराणा प्रताप थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो युद्ध होता है इस युद्ध के तहत योजनाबद्ध तरीके से दुश्मन के ऊपर छिपकर तीव्र गति से वार करना होता है। जो है दुश्मन के ऊपर छिपकर और तीव्र गति से वार करना होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं छापामार युद्ध। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने का है। रेगुलेटरी किस में की थी, मतलब ब्रिटिश सरकार ने यह मंशा की थी कि भारत क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने का है। तो ये घोषणा की थी अगस्त घोषणा 1917 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसकी घोषणा जो है सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा की गई थी। ठीक है, और मॉन्टेग्यू की इस घोषणा के बाद ही एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसको भी जब ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया? नमक कानून, टॉयलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1919। तो जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो है सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष स्वयं गांधी जी एवं बीजी हनीमैन इसके उपाध्यक्ष बने। ठीक है, तो जरा ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के देखना है कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिजिनल उपलब्ध हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसमें कौन शामिल नहीं थे? तो उसमें जो है भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने आंदोलन का विरोध करते हुए कहा था कि कानून और व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। R1 एवं R2 के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जो है जब श्रेणी में संयोजित करते हैं जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R1 + R2 ओम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजामती दर्पण क्या होता है? बताना है। अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, समतल दर्पण या कोई नहीं? तो जो है हजामती दर्पण जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, क्यों अवतल दर्पण होता है इसको देख लीजिएगा थोड़ा। अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाने के लिए किया जाता है, जिसका हजामत बनाने में सुविधा होती है। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके उत्सर्जन की किसी तत्व का परमाणु संख्या बढ़ता है? तो जो है बीटा कण का परमाणु संख्या बढ़ता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? तो जो है मनुष्यों में जो पूर्ण पाचन का अंग होता है वो छोटी आंत होती है, ठीक है। और मानव भोजन को पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में है, ठीक है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो? अंतर्ग्रहण पहली अवस्था, दूसरी अवस्था पाचन, तीसरी अवस्था अवशोषण, चौथी अवस्था स्वांगीकरण, और जो पांचवी अवस्था है दोस्तों मल परित्याग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? बताना है कि सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। तो जो सेरिब्रम है वो मस्तिष्क के अग्र भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक जो तंत्रिका तंत्र होता है वो मस्तिष्क एवं जो दूसरा होता है वो मेरुरज्जु होता है। तो मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों से खोल क्रेनियम में बंद रहता है, और सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन, काइटिन, सेलुलोज या वसा? बताना है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रोटीन कि काइटिन, सेलुलोज या वसा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जो है कवक का कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और जो है कवक के अध्ययन को माइक्रोलॉजी में किया जाता है। किसमें? माइक्रोलॉजी में किया जाता है। और कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ठीक है। जरा ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर रीड राइट मेमोरी के लिए सही है? बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। इस मेमोरी में उपयोगकर्ता अपने प्रोग्राम को कुछ देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, या इसे रैम कहते हैं। यह कंप्यूटर की बेसिक मेमोरी भी होती है। या लास्ट ऑप्शन उपर्युक्त तीनों सही है। तो बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। जो है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जय माता दी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फीमा का एक पूर्ण रूप है FEMA, बताना है इसका जो पूर्ण रूप है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा, ठीक है। यह एक्ट 1999 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा देश में बाहर तथा विदेशी कंपनियों द्वारा देश में अंदर स्थापित संचालन के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण करना था, ठीक है। देश की विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण तथा उचित उपयोग हेतु 1973 में फीरा एक्ट बना था। इसके पहले जो बना था वो बना था फीरा एक्ट, और ये बना था आपका 1999 में। वो जो फीरा एक्ट है वो 1973 में बना था। ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? बताना है आप लोगों को, बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जो थे ऑसबर्न स्मिथ। कौन? ऑसबर्न स्मिथ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। RBI गवर्नर के रूप में इनका कार्यकाल जो है चला था 1935 से
1937 तक। ठीक है। और जो सर सीडी देशमुख साहब थे, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। इनका कार्यकाल जो चला था 1947 से 1957 तक। जो भारतीय थे प्रथम गवर्नर आरबीआई के, वो आपके सीडी देशमुख साहब थे। तो इनका जो कार्यकाल है 1947 से 1957 तक चला था। ठीक है। और जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो सर आसवर्न स्मिथ थे। ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल 35 से 37 ईस्वी तक चला था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, बताना है कौन सा उदाहरण है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो कौन से देश में है। तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, भारत। ठीक है। यूएसए और जापान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अमेरिका, यूएसए और जापान जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। जो अपना भारत है मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। जब किसी भी कामगार की सीमांत उत्पादकता शून्य हो तो वह उदाहरण है। जब किसी कामगार की सीमांत उत्पादकता, ठीक है, तो छिपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति है। कौन सी? छिपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति है जब श्रमिक बाहर से तो श्रम कर लगे प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उन श्रमिकों के कार्य से कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है, अर्थात सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय प्रतीक में तो जो है राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या 4 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी से संबंधित, देखिएगा। तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ 24 जनवरी 1950 को, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है। तो इसी दिन से संसद, मतलब संविधान का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था 24 जनवरी 1950 से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं? तो जो है वो भारत के राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 1951 ईस्वी में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक। और जो है 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऋतुएं क्यों होती हैं? तो जो है इसका जो राइट आंसर है, ऋतुएं जो होती हैं पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं। और जो है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है?
तो जो है दादर और नागर जो हवेली है वो गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ठीक है। दादर और नागर हवेली के साथ दमन और द्वीप को भी जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसकी जो डेट है 26 जनवरी 2020 में दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, दोनों को मिला के। तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताना है कि जो भारत की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे जो बड़ी नदी है वो है गोदावरी, और इसकी जो लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर। ठीक है। जो है गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। मिलान करना है, सुमेलित कीजिए। तो इडुक्की जो बांध है वो आपका पेरियार नदी पर है। माताटीला बांध बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। और जो है पोचामपाद जो आपका है वो आपका गोदावरी नदी पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अफ्रीका में आयोजित नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो एनएस तलवार, आईएनएस तलवार ने हिस्सा लिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको, आईएनएस तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। तो इसका जो सामान्य नाम है दोस्तों वो है मोडेम। ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो, क्वेश्चनों को देखिएगा, आप लोग रिवीजन करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करिए दोस्तों, ताकि और भी वीडियो में डाल सकूं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।